आज मेरे पास कोई बोर करने वाली इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछे गए भारतीय नृत्यों पर आधारित 25 बहुत ही दिलचस्प सवालों का एक संकलन है। पहला प्रश्न, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? और इसका सही जवाब है विकल्प ए, कथक। कथक, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है वो सिर्फ उनका नाम याद रखना नहीं है। शंभू महाराज जी लखनऊ घराने के बहुत बड़े दिग्गज थे। अभी घराना क्या होता है? आम लोग इसे कैसे समझे? इसे ना आप नृत्यों का एक स्कूल ऑफ थॉट समझ लीजिए। जैसे जयपुर घराना, वहाँ तेज कदमों की थाप और चक्कर पर जोर दिया जाता है। हाँ, बहुत तेजी से घूमते हो उसमें। वही लखनऊ घराना नजाकत, कोमलता और भाव यानी चेहरे की अभिव्यक्तियों पर फोकस करता है। शंभू महाराज जी की खासियत ये थी कि वो बिना एक भी कदम उठाए सिर्फ अपनी आंखों और भौहों से पूरी की पूरी ठुमरी गा और दिखा सकते थे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और इसका सही जवाब है विकल्प ए, जयाप्रभा मेनन। हाँ, जयाप्रभा मेनन। लेकिन इस सवाल में एक शब्द पर गौर कीजिए, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। देवदासी, इसका तो काफी पुराना और अलग से इतिहास रहा है ना? बिल्कुल। देवदासी प्रथा एक समय भारत के मंदिरों में बहुत गहराई से जुड़ी थी। इसमें महिलाएं अपना पूरा जीवन मंदिर और भगवान को समर्पित कर देती थी और वहां नृत्य करती थी। हाँ, पर बाद में इसमें काफी कुरीतियां भी आ गई थी, जिसके कारण इसे बैन करना पड़ा था। सही कहा आपने। लेकिन आज ये जो देवदासी पुरस्कार है ना, वो उस पुरानी कुरीति का नहीं, बल्कि उस रूहानी कला, समर्पण और पवित्रता को सम्मान देने का एक तरीका है। और मोहिनी अट्टम जैसी ग्रेस से भरी शैली के लिए जयप्रभा मेनन जी को ये सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। यानी ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि एक पूरे इतिहास का सम्मान है। चलिए अब नंबर 3, तीसरा प्रश्न, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है? और इसका आंसर है विकल्प बी, कुचिपुड़ी। हाँ, कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र योगी को ना कुचिपुड़ी का पितामह कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में उन्होंने इस नृत्य को एक व्यवस्थित रूप दिया। और सबसे मजेदार बात बताऊं, शुरुआत में उन्होंने नियम बनाया था कि कुचिपुड़ी सिर्फ ब्राह्मण पुरुषों द्वारा ही किया जाएगा। वेट, सच में? मतलब महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाते थे? बिल्कुल, यहाँ तक कि औरतों के कपड़े पहनकर पुरुष ही नाचते थे। ये तो आज के कुचिपुड़ी से बिल्कुल अलग है, जहाँ हमें ज्यादातर महिला नृत्यांगनाएं ही देखने को मिलती हैं। यही तो कला की खूबसूरती है। वक्त के साथ कला विकसित होती है। आज महिलाएं कुचिपुड़ी की सबसे बड़ी पहचान है, पर शुरुआत एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में पुरुषों से हुई थी। बहुत खूब। चलिए अब हम इन शास्त्रीय नृत्यों के भव्य मंच से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मिट्टी से जुड़े लोक नृत्यों की बात करते हैं। नंबर 4, चौथा प्रश्न, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है विकल्प सी, मेघालय। लाहो, हाँ, ये मेघालय की जयंतियां और खासी जनजातियों का नृत्य है। उनका एक बहुत ही खास त्योहार होता है बेदन क्लाम। उसी दौरान ये किया जाता है। इसकी कोई खास बात? सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ बाहों में बाहें डालकर एक लंबी पंक्ति में नृत्य करते हैं। ओह, मतलब ये किसी एक कलाकार का शो नहीं है, पूरा समाज एक साथ खुशी मना रहा है। इसी से जुड़ा है नंबर 5, पांचवा प्रश्न, मोज़े निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का परंपरागत नृत्य है? और इसका आंसर है विकल्प ए, नागालैंड। हाँ, मोज़े नागालैंड की आओ जनजाति करती है। अब देखिए, पहले 3 सवाल क्लासिकल डांस पर थे। अब हम सीधे पूर्वोत्तर के फोक डांसेस पर आ गए। यहाँ आपको एक पैटर्न दिखेगा। कैसा पैटर्न? इन कबीलों के नृत्य किसी दर्शक के लिए नहीं होते। ये लोग अपने लिए, अपनी फसल के लिए और अपने देवताओं को खुश करने के लिए नाचते हैं। इनका स्टेज सिर्फ इनका अपना गांव होता है। ये बहुत ही सुंदर नजरिया है, कला प्रदर्शन के लिए नहीं, जीने के तरीके के रूप में। इसके बाद आता है नंबर 6, छठा प्रश्न, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? इसका आंसर है विकल्प डी, कुल्लम। कुल्लम का तो शाब्दिक अर्थ ही है मेहमानों का नृत्य। मिजोरम में जब कोई ख्वांगचाबी नाम का बड़ा कम्युनिटी फेस्टिवल होता है, तो जो लोग बाहर के गांव से मेहमान बनकर आते हैं ना, वो बस चलते हुए नहीं आते। तो क्या करते हैं? वो नृत्य करते हुए गांव में प्रवेश करते हैं। क्या बात है! मतलब हमारे यहाँ जो अतिथि देवो भव वाली बात होती है, उसको मिजोरम के लोगों ने पूरे नृत्य में ही बदल दिया। मेहमान नाचते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मेहमान नवाजी सिर्फ खाना खिलाने तक नहीं, एक सांस्कृतिक उत्सव है उनके लिए। सच में। चलिए अब दक्षिण भारत चलते हैं। नंबर 7, सातवां प्रश्न, थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? इसका आंसर है विकल्प बी, केरला। थुल्लाल, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। शास्त्रीय नृत्यों को ना लोग अक्सर बहुत सीरियस मानते हैं, जिसमें बस भगवान की पूजा हो रही है। लेकिन थुल्लाल बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से व्यंग यानी ताने और मजाक पर आधारित है। तो क्या डांसर स्टेज पर आकर बस लोगों का मजाक उड़ाता है? जी हाँ, 18वीं सदी में कुंजन नम्बियार ने इसे शुरू किया था। किस्सा ये है कि एक बार वो मंदिर में ड्रम बजाते हुए सो गए थे। ओहो। हाँ, और उनकी बहुत बेइज्जती हुई। तो अपना बदला लेने के लिए उन्होंने एक नई कला ही बना दी। इसमें नर्तक नाचते नाचते समाज की कुरीतियों, नेताओं और यहाँ तक कि दर्शकों में बैठे अमीर लोगों पर सीधे ताने मारता है। हाँ, ये तो किसी 18वीं सदी के स्टैंड अप कॉमेडी और डांस का फ्यूजन लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब नंबर 8, आठवां प्रश्न, धंगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आंसर है विकल्प सी, महाराष्ट्र। ढंगारी गाजा, हाँ। देखिए, ढंगर महाराष्ट्र का एक चरवाहा समुदाय है। इनका जीवन बहुत कठिन होता है, भेड़ बकरियों के साथ बेड़हर इलाकों में रहना। तो ये अपने देवता बायरोबा को खुश करने के लिए ये नाच करते हैं। तो इनके डांस में वो मेहनत झलकती होगी। बिल्कुल झलकती है। इनके कदम ताल बहुत आक्रामक और जोरदार होते हैं, जो दिखाते हैं कि इनका जीवन कितना मजबूत और संघर्ष से भरा है। यानी उनके काम करने का तरीका ही डांस बन गया। चलिए नंबर 9, नौवां प्रश्न, मथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? आंसर है विकल्प डी, तेलंगाना। मथुरी तेलंगाना की उमथुर जनजाति करती है, खासकर सावन के महीने में। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इसमें राधा और कृष्ण की कहानियां देखने को मिलती हैं। अच्छा। तेलंगाना के एक आदिवासी डांस में उत्तर भारत की कथाएं। वहीं तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी कहानियां उत्तर से दक्षिण तक सफर करके वहां की मिट्टी का हिस्सा बन गई। ये सांस्कृतिक मिलन सच में अनूठा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, 10वां प्रश्न, माया माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? आंसर है विकल्प डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में काफी जनजातियां हैं और उनमें से कलोई समुदाय एक अहम हिस्सा है। भारत की खूबसूरती यही है कि एक राज्य के अंदर भी अलग अलग समुदायों की अपनी अलग पहचान होती है, जो माया माता जैसे नृत्यों के जरिए जिंदा है। बिल्कुल सही। चलिए अब नंबर 11, 11वां प्रश्न, एक ऐसा नाम है जो शायद हर किसी ने सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? और इसका सही जवाब है विकल्प ए, घूमर। घूमर, ये तो पद्मावत जैसे फिल्मों ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। हाँ, पर क्या फिल्मों के आगे भी इसका कोई ऐसा इतिहास है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं? लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लोगों को लगता है घूमर मतलब बस औरतों का गोल गोल घूमना। पर असल में इसकी शुरुआत भील जनजाति ने की थी, बाद में राजपूतों ने इसे अपनाया। ओह, तो भील जनजाति से शुरू हुआ ये। हाँ, और जब महिलाएं अपना भारी घाघरा पहनकर एक खास स्पीड में घूमती हैं, तो एक बड़ा सा ज्योमेट्रिकल शेप यानी आकार बनता है, जिसे घूम कहते हैं। ये बाहर से जितना आसान और ग्रेसफुल लगता है, बैलेंस बनाने के हिसाब से ये उतना ही मुश्किल है। यानी फिजिक्स और बैलेंस का पूरा खेल है इसमें। हाँ। चलिए नंबर 12, 12वां प्रश्न, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इसका आंसर है विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। इसमें जो जात्रा है ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा या सफर। तो इसमें सफर करते हुए नाचते हैं क्या? जुगल पुराने जमाने में जब भगवान की मूर्तियों को रथ पर निकाला जाता था तो उसके साथ साथ लोग चलते थे और रास्ते भर नाटक और नृत्य करते थे, वही यात्रा बन गया। और वही गंभीरा की बात करें तो वो भगवान शिव की आराधना से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और भावपूर्ण नृत्य है। बढ़िया। अब नंबर 13 जो सच में त्योहारों की जान है। 13वां प्रश्न, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किसमें हुई थी? इसका सही आंसर है विकल्प डी गुजरात। हाँ, गरबा और गुजरात तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन कभी सोचा है कि गरबा शब्द आया कहाँ से? ये असल में संस्कृत शब्द गर्भदीप से बना है। गर्भदीप? पर मैंने तो हमेशा लोगों को डंडिया और तालियों के साथ ही नाचते देखा है। ये गर्भदीप क्या है? देखिए यही तो डीप डाइव वाली बात है। हम्म। एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसके अंदर एक दीपक रखा जाता है जिसे गर्भदीप कहते हैं। हाँ। ये घड़ा औरत के गर्भ यानी नए जीवन का प्रतीक है हाँ। और वो दीपक उस जीवन की ऊर्जा का। अच्छा। जब लोग इस दीपक के चारों तरफ गोल घेरे में नाचते हैं तो वो बस एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो बर्थ और डेथ की साइकिल यानी जीवन चक्र का जश्न मना रहे होते हैं। ओह वाओ! जिसे आजकल हम सिर्फ एक डिस्को बीट या डंडिया नाइट समझते हैं, उसकी जड़ों में इतनी गहरी फिलॉसफी छिपी है। ये मेरे लिए एक बड़ा मोमेंट था। चलिए अब नंबर 14। 14वां प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। प्रश्न है कौन सही रूप से सुमेलित यानी मैच्ड नहीं है? इसका आंसर है विकल्प ए मोहिनीअट्टम ओडिशा। हाँ, क्योंकि ये सरासर गलत मैच है। मोहिनीअट्टम का ओडिशा से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे केरल से आता है। और इसमें मोहिनी का क्या मतलब है? मोहिनी भगवान विष्णु का एक अवतार थी जो एक बहुत ही जादुई और मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्त्री थी, इसलिए ये डांस पूरी तरह से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ओडिशा का अपना अलग ही क्लासिकल डांस है जिसे हम ओडिसी कहते हैं। सही कहा। यानी एग्जाम्स में ना सिर्फ फैक्ट्स रटना जरूरी नहीं है बल्कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना और गलतियों को पकड़ना भी आना चाहिए। चलिए नंबर 15, 15वां प्रश्न, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है विकल्प डी असम। सत्रिया 15वीं सदी में असम में शुरू हुआ था। वहाँ एक महान संत थे शंकरादेव। उन्होंने वैष्णव मठ बनवाए जिन्हें सत्रा कहा जाता था। तो इसलिए इसका नाम सत्रिया पड़ा। जी हाँ, उन्हीं सत्रों के अंदर भिक्षु लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए जो नृत्य करते थे वही सत्रिया कहलाया। इसको बहुत बाद में साल 2000 में जाकर क्लासिकल डांस का ऑफिशियल दर्जा मिला। ठीक है, अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, मार्शल आर्ट्स। नंबर 16, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? आंसर है विकल्प सी छाओ। छाऊ नृत्य, ये मेन तौर पर 3 जगह होता है, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज में। अगर आप छाऊ को देखेंगे तो डांसर्स हवा में छलांग लगाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे तलवारबाजी कर रहे हो या ढाल से खुद को बचा रहे हो। ऐसा क्यों लगता है पर? क्योंकि इसकी उत्पत्ति छावनी यानी आर्मी कैंप से हुई थी। सैनिक जब युद्ध नहीं कर रहे होते थे तो अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस डांस को इजाद किया। क्या दिमाग लगाया है। मतलब शांति के दिनों में अपने स्किल्स को डांस के रूप में जिंदा रखना सच में एकदम कमाल है। अब आते हैं नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न, कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्ररूपों का लयबद्ध संयोजन है? इसका आंसर है विकल्प ए 5। हाँ, 5 ललित कलाएं। केरल का ये नृत्य ना दुनिया के सबसे कठिन नृत्यों में से एक माना जाता है। इसमें नाट्यम यानी एक्टिंग, नृत्यम यानी प्योर डांस, मुद्राएं, गीतम यानी संगीत और वाद्यम यानी इंस्ट्रूमेंट्स, इन पांचों का ब्लेंड होता है। पर मुझे तो हमेशा लगता था कि कथकली का मतलब बस वो भारी सा मेकअप और वो बड़ी-बड़ी पोशाक पहनकर आना होता है। नहीं नहीं, वो मेकअप तो बस एक चलता फिरता कैनवस है। एक कलाकार को पहले तो 3-4 घंटे बस तैयार होने में लगते हैं, उसके बाद स्टेज पर आकर उसे गाना सुनना है, ताल पर पैर चलाने हैं, हाथ की उंगलियों से रामायण या महाभारत समझानी है और चेहरे के एक-एक मांसपेशी पर कंट्रोल रखना है। बाप रे, ये तो मल्टीटास्किंग का एक्सट्रीम लेवल हो गया। उस कलाकार के दिमाग में क्या चल रहा होगा सोचिए। चलिए अब नंबर 18, 18वां प्रश्न, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? इसका आंसर है विकल्प डी थिलाना। थिलाना, इसे आप किसी आतिशबाजी के ग्रैंड फिनाले की तरह समझ लीजिए। भारतनाट्यम की परफॉर्मेंस के एकदम आखिर में थिलाना आता है। तो इसमें क्या अलग होता है बाकी हिस्से से? इसमें ना कोई कहानी नहीं होती, कोई एक्टिंग नहीं होती, बस प्योर फास्ट पेस हाई एनर्जी डांस होता है। नर्तक अपनी बॉडी के स्टैमिना की चोटी पर होता है और कॉम्प्लेक्स आकार बनाता है। ये दर्शकों की धड़कनें तेज करने का तरीका है। वाओ, ऑडियंस को एक हाई नोट पर छोड़ना, बढ़िया। अब नंबर 19, 19वां प्रश्न देखते हैं जो कि एक नेगेटिव फ्रेमिंग वाला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा केरला का लोक नृत्य नहीं है? इसका आंसर है विकल्प डी चपेली। हाँ, क्योंकि चपेली केरला में नहीं, उत्तर भारत में उत्तराखंड का लोक नृत्य है। वहां पर इसे प्यार और जोड़ों के बीच की बातचीत को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 20 पर। 20वां प्रश्न जो शायद बहुत लोगों को परेशान करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आंसर है विकल्प बी भंगड़ा। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। हाँ, मुझे भी थोड़ी उलझन है। भंगड़ा पूरी दुनिया में इतना मशहूर है, इतना एनर्जेटिक है, सब करते हैं, फिर ये क्लासिकल यानी शास्त्रीय क्यों नहीं है? देखिए बहुत सीधी सी बात है, कोई डांस कितना भी फेमस हो वो अपने आप क्लासिकल नहीं बन जाता। भारत में क्लासिकल डांस चलाने के लिए नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण जैसे पुराने ग्रंथों के कठोर नियम मानने पड़ते हैं। अच्छा, उसकी कोई प्रॉपर रूल बुक होती है? बिल्कुल, उनका एक कड़ा व्याकरण ग्रामर होती है जिसे सीखने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन भंगड़ा एक फोक डांस है, मिट्टी से जुड़ा हुआ, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, ये फ्री है और पंजाब के किसानों द्वारा बैसाखी की खुशी जताने के लिए इंस्टिंक्टिवली किया जाता है। समझ गई। शास्त्रीय नृत्य में रूल्स का होना जरूरी है और लोक नृत्य में एक नेचुरल खुशी। ये बहुत छोटा पर अहम अंतर है। चलिए नंबर 21, 21वां प्रश्न, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? आंसर है विकल्प ए मध्य प्रदेश। जवारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में होता है। जब रागी की फसल कटती है ना तो महिलाएं अपने सिर पर जवार से भरी भारी टोकरियां रखती हैं और बैलेंस बनाते हुए नाचती हैं। ये उनका नेचर को थैंक यू बोलने का ढंग है। ये तो बिल्कुल किसी थैंक्सगिविंग त्योहार जैसा ही हो गया। अब नंबर 22, 22वां प्रश्न, गराड़ी किसका लोक नृत्य है? आंसर है विकल्प बी पुद्दुचेरी। गराड़ी पुदुचेरी का लोक नृत्य है और इसकी कहानी सीधे रामायण से जुड़ी है। जब भगवान राम ने रावण को हराया था ना तो कहते हैं कि वानर सेना ने बिल्कुल ऐसी ही जंपिंग और एनर्जी के साथ नाचकर अपनी जीत का जश्न मनाया था। हर डांस के पीछे एक एपिक कहानी है हमारे यहाँ। चलिए नंबर 23, 23वां प्रश्न, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है विकल्प सी उड़ीसा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि घुमरा और घूमर अलग है। घुमरा ना एक मिट्टी के घड़े जैसे वाद्य यंत्र का नाम है। पहले ये एक वॉर डांस यानी युद्ध नृत्य हुआ करता था, पर आजकल ये ओडिशा के कलाहंडी जिले की जान बन गया है। अच्छा, वही घड़ा बजाते हुए नाचते हैं वो। अब आते हैं नंबर 24 पर। 24वां प्रश्न, नृत्य शैली डोलू कुनी था किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है विकल्प डी कर्नाटका। कर्नाटक का डोलू कुनी था। डोलू का मतलब ही ढोल होता है। इसमें लोग अपनी कमर पर बड़े बड़े ढोल बांध लेते हैं और उन्हें बजाते हुए हवा में उछलते हैं, कलाबाजियां खाते हैं। भगवान वीरलिंगेश्वरा के सम्मान में किया जाता है ये, और जब वो ढोल बजता है ना वहां पर काफी एनर्जी आती होगी। बिल्कुल, उसकी जो गूंज होती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वाओ। और अब हमारा आखिरी सवाल नंबर 25, 25वां प्रश्न, धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? और हमारा आखिरी आंसर है विकल्प बी आंध्र प्रदेश।